जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के हम लोग सेशन में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हल करेंगे। उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और चर्चा ही रखिए, हल से ज़्यादा, क्योंकि उस दरमियान कई एक फैक्ट भी बताएंगे उस उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सॉरी। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो जब चालू किए हैं तो ये आपसे निवेदन भी है कि आप एक कॉपी और एक कलम रख लें। और ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके मौलिक अधिकार से संबंधित जो विगत वर्षों में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का जिक्र किया है या उस पे वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अभी राष्ट्रपति का, तो अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको और तैयारी करने का ज़रूरत है। और अगर आपको सरल लग रहा है तो इसमें भी कोई बहुत बात नहीं है, चूँकि इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो ज़्यादातर विगत वर्षों के, ज़्यादातर क्या, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो उसमें जो खुद से डाला गया हो। उसमें इस सेशन में अधिकतम क्वेश्चन विगत वर्षों के पूछे गए एग्जामों से डायरेक्ट। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 111। अब आप कहिएगा कि राष्ट्रपति का वीटो शक्ति क्या होता है, तो थोड़ा सा बता देते हैं 10 सेकंड में ब्रीफ करके। तो देखिए, जब संसद के दोनों सदन से पारित हो जाता है कोई भी बिल और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जब वो सिग्नेचर होने के लिए जाता है, चूंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई भी कानून बनता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। एक, कि वो उसे उसी तरह स्वीकार ले। दूसरा, दोनों सदन को वापस भेज दे और कहे कि इसमें कुछ कुछ सुधार कर दीजिए। तीसरा, अपने पास सुरक्षित रख लें और उसको ना ही तो वापस करें और ना ही उस पर हस्ताक्षर करें, तो इसी को वीटो अधिकार कहते हैं। तो ये 111 में वर्णित है। और एक आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा किया गया है और आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट पेश होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति होगा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका विकल्प देखते हैं, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 61 के तहत आपको पता है कि महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर। और अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो सभापति के पदेन अध्यक्ष होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका विकल्प है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। राष्ट्रपति नियुक्त होने का जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों का। और लोकसभा चुनाव लड़ने का मिनिमम एज 25 साल और राज्यसभा का सदस्य होने का न्यूनतम उम्र 30 साल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसका विकल्प है 16, 10, 14, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। देखिए, राज्यसभा में कुल 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 सदस्य को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। आर्टिकल 331 में ये प्रावधान किया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं और सारे राज्यपाल को आर्टिकल 333 के तहत अधिकार है कि अपने राज्य में वो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 14। चूंकि 12 हो गया राज्यसभा और 2 हो गया लोकसभा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, पेप्स्यू विनियोग विधेयक
भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम। तो आपको बताया अभी वीटो क्या है, आर्टिकल 111 के तहत वर्णित है। या देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका विकल्प है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सारे राज्य विधानमंडलों के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के विधानमंडल के सदस्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य अभिप्राय है कि लोकसभा के 545 में से 543 सॉरी, और राज्यसभा के 245 में से 12 कम कर दीजिए तो 233। ये हो गए दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल, यानी जितना विधायक हैं वो सब देते हैं। और नया जम्मू कश्मीर बना है केंद्र शासित प्रदेश, जहां विधानमंडल भी होगा, और दिल्ली और पुडुचेरी इस दोनों में पहले से है। तो वोट यही देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में यही भाग लेंगे। तो इसका चर्चा कहाँ है? इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, आर्टिकल 54 में चर्चा किया गया है इसका। तो इसमें से आपको ऑप्शन रहेगा कि कौन वोट नहीं देता है। तो या उनके चुनाव में, निर्वाचन में कौन शामिल नहीं है, तो उनके निर्वाचन में कौन नहीं शामिल है? एक तो हो गए जो मनोनीत सदस्य हैं दोनों सदन के वो, और एक हो गए जो विधान परिषद होता है। भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्य भी मत देने के लिए नहीं आते हैं, या इनको शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला विकल्प है 35 वर्ष, दूसरा विकल्प है राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य, तीसरा विकल्प है भारतीय नागरिक, और चौथा है ए एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। चूंकि एक तो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये राष्ट्रपति के लिए है। और राज्यसभा का जिक्र उपराष्ट्रपति के लिए है। और साथ ही कि किसी लाभ के पद पे नहीं हो, ये भी होना चाहिए। तो लाभ का पद क्या होता है आपको पता होगा कि जितने गवर्नमेंट जॉब हैं उस सबको लाभ का पद माना गया है। सांसद और विधायक या किसी भी तरह के आप सदन या कहीं भी अगर आप हैं तो उसको सेवा का क्षेत्र माना गया है। अब जो कहिए, पक्षपात कहिए या जो कहिए, लेकिन नियम यही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? नामित मतलब मनोनीत किए जाते हैं। 2, 14, 12, 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। 12 सदस्य राज्यसभा से नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? पहला ऑप्शन संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। आपको पता है कि संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री है। अगर आपसे कह दे कि वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा प्रधानमंत्री। और सिर्फ कह दे कि कार्यपालिका का प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। आपको पता है, होना चाहिए, यह होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको आर्टिकल 61 के तहत हटाया जाता है, जिसमें चर्चा किया गया है कि 61 के तहत इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। और महाभियोग अमेरिकी संसद से लिया गया है। तो लेकिन जिन अर्थों में हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति हैं, उन्हीं अर्थों में अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं है। कहने का मतलब है कि हम लोग के यहाँ कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, लेकिन चूंकि हम लोग के यहाँ संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के चलते वहाँ का जो कार्यपालिका प्रमुख है वहाँ का राष्ट्रपति होता है। बहरहाल, तो जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है। और महाभियोग क्या है समझ जाइए। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव लाने के पूर्व आपको लोकसभा के लिए 100 सदस्य और राज्यसभा के लिए 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, यानी उनका हस्ताक्षर होना चाहिए उस एप्लीकेशन पे। उसके बाद वहाँ के जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष हैं
वो उसको स्वीकारेंगे और उस पे जाँच कमेटी बैठाएँगे और जाँच कमेटी बैठने के बाद जब पता चलेगा कि क्या सच में ऐसा हुआ है, तो जब जाँच में तय पाया जाएगा, फिर दोनों सदन के विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से पारित करके फिर राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। तो इसी को कहते हैं महाभियोग और इसको लिया गया है अमेरिकी संसद से। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो एक हो गया ऑप्शन 2, 3, 12, 14। हमको लगता है कि बहुत आसान आंसर है, आपको पता होगा। 2 2 सदस्य को जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? देखिए, एंग्लो इंडियन होते हैं जो विदेशी, जो अंग्रेज जो भारत में बस गए, वही एंग्लो इंडियन हुए। तो अब आपको लगेगा कि आखिर उनके लिए 2 सीट का मनोनयन क्यों किया जाए या उनके लिए क्यों संसद में प्रावधान दिया गया, संविधान में प्रावधान दिया गया? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद इस देश में चूँकि हम लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ के जीते थे और उनको हराए थे और उसके बाद हम लोग उनसे देश अपना आज़ाद किए थे, तो स्वाभाविक है कि अगर वो वहाँ यहाँ के अगर वो विधायिका में आना चाहते, अगर चुनाव लड़ना चाहते, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं जीत पाते या ऐसा संभव नहीं हो पाता कि वो चुनाव लड़ें और जीत जाएँ। तो इसलिए संविधान सभा को लगा कि ऐसी स्थिति में उनके लिए भी उनके आवाज़ को संसद में उठाया जा सके, चूँकि उस समय एक भारी संख्या में यहाँ अंग्रेज बसे हुए थे उस समय, जो यहाँ कर्मचारी थे, जो ये किसी न किसी कारण से थे। तो इसी के चलते राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया कि आर्टिकल 331 के तहत आप लोकसभा में 2 सदस्य को, अगर आपको लगे कि एंग्लो इंडियन का आवाज़ सदन तक नहीं पहुँच रहा है, तो आप मनोनयन कर सकते हैं और राज्यपाल को आर्टिकल 333 के तहत अधिकार दिया कि आप अपने विधानमंडल में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो विकल्प है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो बहुत सरल आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का 4 साल ही कार्यकाल होता है। संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अब आप जानिए कि कौन-कौन है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। अब तीनों आपात बताते हैं। राष्ट्रीय आपात क्या है? तो राष्ट्रीय आपात जब गृह युद्ध की स्थिति हो जाए या हम किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ते हैं या सैनिक तख्तापलट जैसी कोई कार्रवाई हो जाए, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है या आंतरिक स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लगता है। तो अभी तक हम लोग के देश में 3 राष्ट्रीय आपात लगे हैं। कब-कब? 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, 1971 में जब हम लोग बांग्लादेश को आज़ाद कर रहे थे पाकिस्तान से और 1975-76 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, वो भी आर्टिकल 352 के तहत ही लगा था। और राष्ट्रपति शासन आप कहिएगा, तो आप भारत के जिस भी राज्य से होंगे, आपके राज्य में कभी न कभी राष्ट्रपति शासन ज़रूर लगा होगा। यानी जब वहाँ का संवैधानिक ढाँचा जब वहाँ काम नहीं कर पाता है, यानी वहाँ का विधानमंडल या तो अपना बहुमत खोल देता है या तो उसका संसदीय दल का नेता का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में चुनाव नहीं अगर होता है तुरंत, तो वहाँ आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 360 के तहत वित्तीय आपात है, जो कि आज़ाद भारत में आज तक कभी वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात भारत के किसी एक भूभाग में, विशेष क्षेत्र में या पूरे भारत में अगर वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगता है। बहरहाल हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे मतलब अगले, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? इसका विकल्प है यूएसए, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा। अब आपके लिए बताना तनिक भी मुश्किल नहीं होगा कि इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पीआईएल वहाँ से लिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है वो वहाँ से लिया गया है। उसके बाद और लिया गया है मौलिक अधिकार वहाँ के संविधान से लिया गया है। फिर अब हम अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया गया है? तो विकल्प है कभी नहीं, 1, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। आज तक कभी वित्तीय आपात इस देश में नहीं लगा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन संचालित किया जाता है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, संसदीय समिति द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए
कि हम लोग के यहाँ जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसका भी चुनाव का काम जो है सो निर्वाचन आयोग करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक मेंबर होते थे, जो वही मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से, जिस दिन से आपके मताधिकार को, वयस्क मताधिकार को 21 से घटा के 18 कर दिया गया, उस दिन से ये प्रावधान किया गया कि जो बहुदलीय होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, तो अभी वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। एक तो, और तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक हो गए मुख्य न्यायाधीश, उनके साथ में 2 मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त। दोनों का वेतन भत्ता सब कुछ बराबर होता है, दोनों का सब कुछ समान होता है, और उन तीनों के बीच किसी भी निर्णय का बहुमत के आधार पे काम किया जाता है। उन तीनों अगर कोई निर्णय लेते हैं, चूंकि सबका सब कुछ समान होने के कारण, तो उन तीनों में जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पे आता है। बहरहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? इसका विकल्प है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सांसद नहीं संसद, या लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ ये सांसद गलत लिखा गया है, संसद होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। अब समझिए कैसे, देखिए भारत के संविधान में एक प्रावधान किया गया है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 के तहत जो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करेगा। तो कब करेगा? 2 स्थिति में, जब बहुमत दल का नेता, अपना जो बहुमत दल का जो पार्टी हो, जिसकी सरकार हो, उसका सरकार गिर जाए तब, या तो खुद प्रधानमंत्री आके कहे कि अब आप सरकार को विघटित कर दीजिए, लोकसभा भंग कर दीजिए, और हम लोग समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं। इस देश में इसका उदाहरण भी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में तो 4 महीने पहले, चुनाव के 4 महीना पहले ही, मतलब उनके कार्यकाल पूरा होने के 4 महीना पहले ही लोकसभा विघटन करा दिए थे और फिर से चुनाव करवाए थे। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विधायक वह सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान न्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ही कोई दूसरे न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। इसके विकल्प हैं 30 दिन, 15 दिन, 9 महीना, 6 महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। यानी देखिए, चूंकि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं, तो त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं, वो अगले 6 महीने तक ही रह सकते हैं, अधिक से अधिक। उस 6 महीने के दरमियान चुनाव आयोग का ये दायित्व होगा कि वो निर्वाचन करे और एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करे। लेकिन अभी कभी ऐसा स्थिति हुआ नहीं है, और 1967 के बाद ये देखा गया है कि जो हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो जिस साल होना होता है, उस साल को 24 जुलाई के पहले हो जाता है, क्योंकि 25 जुलाई को वो शपथ लेते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कौन करेगा? विकल्प है भारत के महान न्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, या राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति निकाल सकते हैं आकस्मिक निधि से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके उसके महाभियोग का भाग नहीं है? तो इसके 4 विकल्प हैं: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधान परिषद। तो आपको पता होगा कि जो राज्य विधान परिषद तो इनके निर्वाचन में है ही नहीं, तो फिर सवाल नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभाएं। जो राज्य के विधानसभाएं यानी जो एमएलए हैं, एमएलए राष्ट्रपति को चुनते तो हैं लेकिन उनके ऊपर महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। वहीं जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो नहीं भाग लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग में भाग लेते हैं। हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15,000। अब आप कहिएगा जमानत क्या होता है? देखिए कि भारत में अगर आप किसी भी स्तर का चुनाव लड़ते हैं तो एक मिनिमम रकम होता है जो आपको जमा करना पड़ता है चुनाव आयोग के पास। और अगर आप पड़े हुए कुल मत का 1/6 या उससे अधिक मत नहीं प्राप्त करेंगे तो वो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं वो सिंसियरली चुनाव लड़ें, ऐसे नहीं कि बस जाके नॉमिनेशन दे के आ जाएं। अब अगले सवाल पे आते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 74, आर्टिकल 143, आर्टिकल 123, आर्टिकल 112। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। और 112 में बजट का चर्चा है और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, फिर उस सलाह को मानने या नहीं मानने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो विकल्प पे आते हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आपको पता होगा कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके ऊपर प्रशासन के संबंध में वर्णन किया गया है, तो उन क्षेत्रों का उल्लेख राष्ट्रपति ही करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री के परामर्श पे राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 85 के तहत ये वर्णन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पे लोकसभा भंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन ही आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूचना पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस सूची पर? आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, इसका वर्णन किया गया है। तो जो समवर्ती सूची और संघ सूची का जो हम लोग स्वरूप देखते हैं हम लोग अपने संविधान में, तो इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। खैर, तो इसके विकल्प पे आते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तीनों या संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची और समवर्ती सूची पे ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका विकल्प है आर्टिकल 74, आर्टिकल 85, आर्टिकल 53, आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 74 के तहत कहा गया है कि मंत्रिमंडल होगा और इसका सही विकल्प ऐसे ऑप्शन 53 होगा। आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 और आर्टिकल 85 में कहा गया है कि लोकसभा का विघटन करेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। लेकिन जब हम लोग का मूल संविधान बना था तो उसमें कहा गया था कि कार्यपालिका का आर्टिकल 53 के तहत कि कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति या तो अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य से कार्य करेगा। इसका मतलब है कि कुछ निर्णय राष्ट्रपति खुद से भी ले सकते थे, लेकिन 1972 में संशोधन करके इस बात को जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो प्रधानमंत्री को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान न्यायवादी को। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सूचित करते हैं कि अब उनको वो त्याग पत्र दिए हैं, चूंकि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगले विकल्प पे क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। अभी तक 3 बार। कब कब? 1962 में चाइना युद्ध, 1971 में जब हम लोग बांग्लादेश को आज़ाद कर रहे थे पाकिस्तान से, और उसके बाद 1975-76 में इंदिरा गांधी के कहने के चलते या उन्हीं के कारण। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कानून मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्य राष्ट्रपति किस पे कैसे करते हैं। तो आर्टिकल 53 के तहत मंत्रिमंडल के सलाह पे। तो देखिए, राष्ट्रपति सिर्फ इन्हीं का नियुक्ति नहीं करते हैं, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सहित अन्य जितने न्यायाधीश हैं उनका नियुक्ति करते हैं, भारत के महान न्यायवादी का नियुक्ति करते हैं, कैग का नियुक्ति करते हैं, सभी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, उसके बाद सेना के प्रमुख का नियुक्ति करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? इसका मतलब कौन सा जो मेल है वो गलत है। तो पहला है आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन, दूसरा है आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने का, तीसरा है आर्टिकल 61 महाभियोग, चौथा है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। तो जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 60 में वर्णन किया गया है इनके शपथ का, और 61 में महाभियोग का, और इनके निर्वाचन का प्रक्रिया का वर्णन किया गया है आर्टिकल 55 में। उसमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का महान न्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 112। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 78, और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवाद को कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संबंधित चुनाव के किसी विवाद को उच्चतम न्यायालय में ही जो है देखा जाता है, उच्चतम न्यायालय में ही डायरेक्ट अपील किया जाता है। तो देखिए, आप लोग ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसको लगातार बनाते रहिए, और जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को आप जैसे आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, और उसके बाद उसका आंसर लगाइए, फिर मेरे आंसर से मिलाइए कि आंसर आपका सही है कि नहीं है। आप एक बात तय रखिए कि अब आप एग्जाम में उसी सूरत में सफल हो पाएंगे। ऐसे हम सब आपकी कामना करते हैं कि आप सब सफल होइए, लेकिन आप उसी सूरत में सफल हो पाएंगे। ये सच्चाई है कि जब आपको क्वेश्चन याद होगा। देखिए, आपको आंसर तो बहुत याद है, लेकिन आंसर याद होने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर याद होने के कारण आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और आपको तभी आंसर आप सही सही बना के आ पाइएगा जब आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो एक बार पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, फिर आंसर लगाइए, फिर उस क्वेश्चन को पॉज किए ही रहिए और 2-3 बार पढ़िए, और इस क्वेश्चन सेट को 1 बार, 2 बार, 3 बार हर सप्ताह में कम से कम 1 बार जरूर लगाइए। देखिए, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन का, चूंकि आप लाख कितना भी नोट्स पढ़ लीजिए, ऐसी उसके उपयोगिता को नहीं कम आंका जा सकता है, लेकिन आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन का सेट नहीं लगाइएगा, तब तक जो आपका रेट ऑफ एक्यूरेसी है और जो आपका टाइम मिनिमाइजेशन है, ये 2 चीज़ आपका बेहतर नहीं होगा। और जब तक ये 2 चीज़ बेहतर नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात पे संशय हो सकता है। बहरहाल, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इस सूचना को लोकसभा अध्यक्ष को भी देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पद
कैसे रिक्त हो सकता है? कार्यकाल पूरा होने पर किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तावित करने से, या त्यागपत्र देने से, या ए और सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी। या तो उनका कार्यकाल पूरा होने से, या तो उनके त्यागपत्र देने से। देखिए, दूसरा ऑप्शन में सिर्फ कहा जा रहा है कि महाभियोग का भी हम प्रस्ताव ही लाए हैं, तो सिर्फ प्रस्ताव लाने से इनके ऊपर महाभियोग नहीं लग जाएगा और इनके राष्ट्रपति पद से चले नहीं जाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग डैश में शुरू किया जा सकता है? सिर्फ राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा, या उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा, आप कहीं भी महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो आर्टिकल 352, 360, 356, 364। तो वित्तीय आपात कर सकता है 360 के तहत। संभवतः यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ये भूत नहीं मत होगा, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे आप मत कर लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये मत लिखा हुआ है। मत, मत मतलब वोट, ये मत लिखा हुआ है। तो देखिए विकल्प है, पहला विकल्प केवल 2, दूसरा केवल 1 विकल्प, तीसरा उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, चौथा भरे जाने वाले पदों में से कम विकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उतने विकल्प जितने प्रत्याशी चुनाव में हैं। कहने का मतलब है कि आप वरीयता क्रम के आधार पर वोट दे सकते हैं, यानी जितने कैंडिडेट हैं उसमें से किसी को आप प्रथम वरीयता, उसके अलावा किसी को द्वितीय, किसी को तृतीय, यानी जितने कैंडिडेट हैं आप उतनी वरीयता दे सकते हैं। लेकिन ये आपकी इच्छा है, आप चाहिए तो किसी को वरीयता सिर्फ प्रथम दे के ही छोड़ सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 3 बार। कब कब? 1962 भारत चाइना युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान बांग्लादेश आजाद, और उसके बाद 1975-76। उसके बाद इसी के साथ आपका ये सीरीज यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपसे आशा करते हैं कि जो ये सेशन रहा होगा आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपके लिए ऊर्जान्वित करने लायक रहा होगा। और कोशिश किया जा रहा है कि आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन के सीरीज दिए जाएं, और इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए, आप जितनी बार बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अगर आपको उचित लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि इतना जो सेशन देखे ये आपके लिए कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर नहीं भी कीजिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप और भी जो इस तरह के जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको जाके आप हल कीजिए। आप उस क्वेश्चन को लगाइए, आप आंक पाइएगा कि आप कहाँ हैं। और हाँ, आप हमेशा याद रखिए कि आपकी सफलता तभी तय होगी आप कितना पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना और क्या पढ़ रहे हैं, उतना महत्वपूर्ण ये है कि आप जो पढ़े हैं उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपके चयन में। इसी के साथ धन्यवाद।